हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 4.5 लेसन सीखने जा रहे हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू। किसी बुक के बारे में कोई भी नॉवेल वगैरह लिखा जाता है तो उसका एक रिव्यू होता है। मीन्स इन शॉर्ट वो बताया जाता है कि उस बुक में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर द ओल्ड मैन एंड द सी इस बुक का रिव्यू हम देखेंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर बताई हुई है द ओल्ड मैन एंड द सी। एंड old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days। इस बुक में बताया है कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस ऐसा क्यूबन फिशरमैन है, ओल्ड ऐसा क्यूबन फिशरमैन है, लेकिन उसका बैड लक इतना भयानक था, यानी उसका लक इतना ख़राब था कि वो 84 डेज तक फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक भी फिश वहाँ पर वो कैच नहीं कर पाया। हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस मैनुलिन हैज़ बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग विथ अनदर फिशरमैन। अब यहाँ पर एक यंग और डिवोटेड ऐसा पर्सन मीन्स जो दूसरों के ऑर्डर के हिसाब से काम करता है, मीन्स जो ट्रेनिंग ले रहा है किसी काम को करने की। तो यहाँ पर इस ओल्ड फिशरमैन के साथ में एक ऐसा पर्सन है मैनुलिन जिसका नाम है, उसे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए फिशिंग की उसके पेरेंट्स ने इस फिशरमैन के साथ में भेजा था। द ओल्ड मैन रिजॉल्व्स टू सेल आउट further than all the others fishermen and attempt to catch the really big fish। फिर ये जो ओल्ड मैन होता है वो और आगे सेलिंग करता जाता है और आगे जाता है फिशिंग करने के लिए, और बाकी के जो फिशरमैन्स है तो उनके हिसाब से उसे एक बहुत बड़ी फिश, उनके कंपैरिजन में उसे एक बहुत बड़ी फिश यहाँ पर मिलती है। On the 85th day, he succeeds in hooking a marine with his bait, but the marine is too strong for him and starts pulling the boat। एक दिन फिर 85th डे जब उसका शुरू होता है तो उस 85th डे पर वो अपने एक मराइन, अपना जो हुक है उसका जो नेट जो है, उस नेट का जो हुक है वो एक एनिमल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तो एक मराइन को अपने हुक में पकड़ लेता है, लेकिन वो जो मराइन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके वेट की वजह से, उस मराइन की वेट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी बोट भी पानी के अंदर खींची जा रही है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ द स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मराइन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क। अब ये जो ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो नॉवेल है, इसकी स्टोरी यहाँ पर इस ओल्ड मैन की स्ट्रगल से रिलेटेड है। जब वो उस मराइन को कैच करता है तो उस मराइन के साथ में उसका जो स्ट्रगल है, उसके बाद में उस मराइन को कैच करने के बाद उसकी बोट जो है पानी के अंदर चली जा रही है, तो उसके साथ में आगे क्या होता है, और फिर वहाँ पर शार्क के साथ में उसकी बैटल किस तरीके से होती है, इसके बारे में इस स्टोरी में हमें बताया है। Social historical context। Hemingway's novel is based on real events and it also draws heavily on his own life। हेमिंगवे जो राइटर है इस नॉवेल के, उनकी जो स्टोरीज होती है ये रियल इवेंट्स पे, जो घटनाएं घटती है उनके बेसिस पे रहती है, और ख़ास करके उनकी ओन लाइफ से भी वो कनेक्टेड रहती है। He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man, he was also a fan of बेसबॉल। अब ये हेमिंगवे जो है हमारे राइटर है, उनको भी इस ओल्ड मैन की तरह क्यूबन वाटर में फ़िशिंग करना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें वो एक्सपीरियंस भी था, और इस ओल्ड मैन के जैसा उन्हें बेसबॉल भी पसंद था। ही वर्क फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड वॉज इंजर्ड बाय शार्पनेल व्हेन ही वॉज इन इटली। उन्होंने रेड क्रॉस के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने रेड क्रॉस के लिए भी काम किया हुआ है, और इटली में एक बार उन्हें इंज्योर्ड भी वो हुए थे। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन हिज
विन इन दिस स्ट्रगल। हेमिंग्वे हमेशा क्या करते हैं कि जो हम जिन चीज़ों से हम हारते हैं, जब कभी हम अपनी लाइफ में हारने लगते हैं तो उसके खिलाफ, और डेथ अगर हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है, हमारा मृत्यु अगर हमें सामने दिखाई दे रहा है, तो उसके खिलाफ हमें किस तरीके से स्ट्रगल करना चाहिए, हमेशा इन्हीं चीज़ों के बारे में वो बोलते रहते हैं। और अगर हम हमारा डिटर्मिनेशन यानी अगर हम तय कर ले, अगर हम सोच लेंगे कि हमें कुछ करना है, तो हमारी कोशिशों की वजह से, हमारे निश्चय की वजह से हम इन सभी चीज़ों से जीत सकते हैं। The old man is at the end of the novel very near death, but he knows that the story of his suffering and loss will live on in the memories of the people of the village. अब इस ओल्ड मैन की जो स्टोरी है उसके एंड में, ये नॉवेल के एंड में, वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत करीब जाता है डेथ के, मीन्स अभी उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन उस वक्त भी उसे पता है कि उसकी जो सफ़रिंग की स्टोरी है, जो लाइफ में उसने सफ़रिंग झेले है, या फिर जो कुछ उसका लॉस वगैरह हुआ है, ये सभी स्टोरी, या शार्क के साथ में जो उसकी स्ट्रगल हुई है, इन सभी बातों की जो स्टोरी है, इसके जो मेमोरीज है, वो उसके विलेज के लोग बहुत सारे उसके मरने के बाद भी बहुत सालों तक याद रखेंगे। Ultimately, his story becomes one of the triumph because the travel of his life will live on ever after his death। और इसीलिए इसकी लाइफ की जो स्टोरी है ये यहाँ पर एक ट्रम्प बन चुकी है, क्योंकि उसकी डेथ होने के बाद भी उसकी लाइफ की स्टोरी यहाँ पर लोग सुनते हैं। द नॉवेल वॉज पब्लिश इन 1952 when people were trying to recover from the mass destruction brought by the टू वर्ल्ड वार्स। अब ये जो नावल है वो नावल पब्लिश हुआ था 1952 में, और 1952 का जो पीरियड है ये वो पीरियड था कि जिस पीरियड में पूरे 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे, और 2 वर्ल्ड वार होने के बाद में जो भयानक डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ था, उस डिस्ट्रक्शन को लोग फेस कर रहे थे। एंड दिस टेल ऑफ एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रम्प इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। और अगर इस पीरियड में जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी, तो उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल है ओल्ड मैन की, उसकी वजह से उनकी रियल लाइफ में भी इस 2 वर्ल्ड वार के बाद में जो सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन में यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखाने का, ये जो सिचुएशन है उसे फेस करने का एक नया जोश यहाँ पर रीडर्स के मन में आया है। राइटिंग स्टाइल। हेमिंग्वेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिटी। यहाँ पर हेमिंग्वेज की जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है और फुल ऑफ विगर, मीन्स ब्रीफ में यानी डिटेल में इंफॉर्मेशन वो किसी चीज़ के अपनी राइटिंग के थ्रू दे रहे हैं। He mostly writes in short and straightforward sentences and practices an extreme economy in his use of words। उन्होंने हमेशा ज़्यादा करके शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सेंटेंसेस में उन्होंने लिखे हैं, और उनके वर्ड्स की इकोनॉमी का एक्सट्रीमली यूज़ उन्होंने यहाँ पर किया है। This simplicity is depictive, and a reader can read this work again and again and find new layers of meaning every time। उनकी ये जो सिंप्लिसिटी है, ये जो लिखने की उनकी जो सिंप्लिसिटी है, डिपेक्टिव है, और रीडर्स क्या करते हैं, उनकी इस बार बार ये पढ़ते हैं, और उनके जो मीनिंग्स है, हर बार उन्हें जो एक ही लाइन अगर है तो उस लाइन की हर बार जब वो पढ़ते हैं अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग नई नई मीनिंग वहाँ से वो निकालते हैं। माई थाट्स। आई फर्स्ट रीड दिस नावल ईयर्स एगो। मैंने बहुत सालों पहले एक बार इस नावल को पढ़ा है। वेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन तब मुझे ये नावल समझ में नहीं आया। एंड वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड, लेकिन तब मैं इस नावल से इम्प्रेस नहीं हुआ क्योंकि ये मुझे समझ में ही नहीं आया। इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेंड विथ मी, लेकिन ये नावल न समझने के बावजूद भी उसके बहुत सारे इमेजेस मेरे मन में घर कर गए। एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यानी कि एक ओल्ड मैन उस स्टोरी में है जो उसके लाइफ का एंड होने तक अपने फिशिंग का जो काम कर रहा है, वो लाइफ का एंड होने तक अपने वो काम को उसने छोड़ा नहीं है।
रिसेंटली आई रीड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूड। अभी रिसेंटली फिर से मैंने एक बार इस बुक को पढ़ा है और मैं बहुत ज़्यादा इससे क्लोज हो गया हूँ। द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर, द क्वाइट डिवोशन ऑफ द इम्फेथेटिक मेलोनिन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर हार्ट वार्मिंग। अब फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ यानी कि कभी हार न मारने वाली, बहुत डर हमारे मन में क्रिएट करने वाली, हमारे मन में जिससे डर क्रिएट होगा ऐसी ताकत उस ओल्ड मैन में थी, ऐसी स्ट्रेंथ उस ओल्ड मैन के कैरेक्टर की वहाँ पर राइटर ने दिखाई है। उसके बाद में जो यंग पर्सन है, अभी उसकी लाइफ कुछ भी नहीं हुई है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ होना बाकी है, तो ये यंग पर्सन का उस ओल्ड मैन के लिए जो डिवोशन था कि उस यंग मैन के ओल्ड मैन के साथ में वो उस लड़ाई में उसकी जो स्ट्रगल है उसमें उसका साथ दे रहा था, और उन दोनों के बीच में की जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही हार्ट टचिंग है। Hemingway's descriptions of the sea and the creatures of the water are beautiful. हेमिंग्वे का सी के बारे में का या सी में के जो क्रिएचर्स उन्होंने वहाँ पर बताए हैं उसके बारे में का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत सुंदर है। द मर्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ desperately and it's hard to know whether for our sympathies should lie with the old man or with the marine। अब मर्लिन जो है मीन्स जो एनिमल है, सी एनिमल है, वो भी अपनी लाइफ को यहाँ पर बचाने के लिए उस ओल्ड मैन से फाइटिंग कर रहा है, और ओल्ड मैन जो है वो भी अपनी लाइफ यहाँ पर बचाने के लिए उस मरीन से, उस एनिमल से फाइटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज हो जाता है कि हम हमारी सिंपैथी उस ओल्ड मैन के लिए दिखाएं या फिर उस एनिमल के लिए दिखाएं। But as the novel progresses, the old man and the Merlin are inseparably linked because both stand for the same ideals, that is a noble struggle against destruction। लेकिन जैसे जैसे नॉवेल आगे चला जाता है, जैसे जैसे हम नॉवेल को आगे रीड करते हैं, तो ये जो ओल्ड मैन है और ये जो मर्लिन है ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पर आइडल्स बने हुए हैं, सेम आइडल्स है, बोथ दोनों भी यहाँ पर आइडल्स बने हुए हैं। अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को, होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये लेसन फिनिश करते हैं। थैंक यू।